अकेलापन वाकई में खतरनाक होता है। वो कंडीशन जहां आपको दूर दूर तक कोई दिखाई न दे, कोई बात करने को न हो, कोई सहायता करने को न हो और आप परिस्थितियों के बीच बुरी तरह से उलझ चुके हों। सोचकर ही डर लगता है कि अगर अचानक इस धरती से हर एक इंसान गायब हो जाए सिर्फ आपको छोड़कर, तो वो अकेलापन आपको अंदर ही अंदर खा जाएगा और शायद अनंत काल के उस अकेलेपन में आप खामोशियों से भी बात करने लगें। आप अपने घर में अकेले होंगे, अपने शहर में, अपने देश में और इस भयंकर अंधकार में गोते लगा रही इस धरती पर भी अकेले ही होंगे। ये बात हमें और भी ज्यादा डरा देती है कि अभी तक हम इस ब्रह्मांड में किसी भी पड़ोसी को नहीं खोज पाए हैं और कॉस्मिक स्केल का ये अकेलापन हम आज भी महसूस करते हैं। ये पूरा सिनेरियो तब और भी ज्यादा डरावना हो जाता है जब आपको ये पता चले कि आप चाहे कुछ भी कर लें, आप आने वाले उस अकेलेपन को नहीं रोक सकते, वो होकर ही रहेगा। और ऐसा ही कुछ हमारे इस यूनिवर्स में हो रहा है। हमारा ब्रह्मांड लगातार गायब होता जा रहा है। हर पल हम अपने इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले होते जा रहे हैं और आने वाले समय में एक पल ऐसा आएगा जब हम चाहकर भी किसी नजदीकी तारे तक नहीं पहुंच पाएंगे, फिर चाहे हम लाइट की स्पीड से ही क्यों न जाएं। ये सब जानते हुए भी हम कुछ नहीं कर सकते, बस तमाशा देख सकते हैं कि कैसे ये ब्रह्मांड हमें शक्तिहीन बनाकर हम पर स्पीड ऑफ लाइट जैसे अनेकों कुदरती कानून लगाकर हमें अकेला कर रहा है। आज का ये वीडियो हमारे ब्रह्मांड की आने वाले समय में अरबों सालों की दास्तां बयां करेगा और मेरे ख्याल से ये वीडियो हमारे आज के समय से परे सब कुछ भुलाकर बस दिमाग में कुछ गहरे विचार लाने के लिए है। ये जानने के लिए है कि आखिर ये ब्रह्मांड काम कैसे करता है और शायद ये सवाल हम सदियों से खोजते आ रहे हैं। तो चलिए आज एक शुरुआत हम भी करते हैं। चाहे तो आप आंखें बंद कर सकते हैं, आपकी इमेजिनेशन इस वीडियो को और भी ज्यादा बेहतर बना देगी। लगभग 1 सदी होने को आई है हमें ये जाने कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। वैसे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के पीछे की कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन इतना तो हम सब जानते हैं कि एडविन हबल ने दूर जाती हुई गैलेक्सीज की रेड शिफ्ट को स्टडी करके ये साबित कर दिया था कि हम जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं वहाँ पर चीजें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। लेकिन एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का ये सच सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था, बल्कि बात दरअसल ये थी कि जो भी गैलेक्सी हमसे जितनी ज्यादा दूर है वो उतनी ही ज्यादा स्पीड से हमसे दूर जा रही है। ये बात उन सब के लिए डराने वाली थी जो आने वाले भविष्य में एक ऐसी मानव सभ्यता की कल्पना करते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में राज करेगी। जब ब्रह्मांड में दूर दूर तक कोई गैलेक्सी नजर ही नहीं आएगी, काला आसमान दिखेगा, कोई तारा आसमान में नजर तक नहीं आएगा, तो भला वो विकसित सभ्यता राज कहां पर करेगी? और यही सवाल उन सब को डरा रहा था। कई बार लोग एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की इस थ्योरी को समझने में गलती कर देते हैं। उनका तर्क ये होता है कि अगर यूनिवर्स वाकई में फैल रहा है, तारे और गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा हमसे टकरा कैसे सकती है? तो यहाँ पर हमें इस थियोरी को समझने की जरूरत है जो ये कहती है कि गैलेक्सीज फिजिकली एक दूसरे से दूर नहीं जा रही हैं, बल्कि गैलेक्सीज के बीच में जो स्पेस है वो एक्सपैंड हो रहा है। जो ऑब्जेक्ट्स इस यूनिवर्स में ग्रेविटेशनली बाउंडेड हैं, वहाँ पर इसका असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन स्पेस का वो हिस्सा जहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, वहाँ स्पेस का फैब्रिक एक्सपैंड होता है, तो इसका असर भी दिखाई देता है। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स की इस थ्योरी को प्रूव हुए अभी 20 साल ही हुए थे, लेकिन तब तक हम ये जान चुके थे कि जैसे जैसे टाइम और डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, स्पेस का ये एक्सपेंशन भी लगातार और उतनी ही तेजी से बढ़ता रहेगा। एक एक गैलेक्सी जो आज हमसे दूर जा रही है, वो कुछ समय बाद हमसे और दूर होती जाएगी, जिसकी वजह से वो हमसे और ज्यादा तेजी से दूर जाएगी और ऐसा ही चलता रहेगा। अंत में एक समय ऐसा आएगा कि वो हमारी पहुंच से इतनी दूर निकल जाएगी कि उस तक पहुंचना तो दूर की बात है, वहां से आने वाली लाइट को भी हम पकड़ नहीं पाएंगे और वो गैलेक्सी इस अनंत ब्रह्मांड में हमारे सामने गायब हो जाएगी। उस गैलेक्सी और हमारी गैलेक्सी के बीच का स्पेस लाइट की स्पीड से भी तेज गति से फैलने लगेगा, जिसकी वजह से उस गैलेक्सी को फिर कभी हम नहीं देख पाएंगे। और यकीन मानिए,
ये यूनिवर्स ऐसे ही गायब होता जा रहा है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब आप ऊपर आसमान में किसी तारे को देखते हैं जिसकी लाइट को आप तक पहुंचने में करीब 100 साल लगे, तो इसका मतलब है कि वो तारा 100 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। और इसका कारण है कि लाइट की स्पीड पर एक लिमिट लगी हुई है जो एक साल में 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस ही ट्रेवल करती है। लेकिन जब आप किसी गैलेक्सी से आ रही लाइट को देख रहे होते हैं जो करीब 100 मिलियन साल की यात्रा करके आप तक पहुंची है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गैलेक्सी हमसे 100 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है। यहाँ पर आपकी ये कैलकुलेशन गलत साबित हो जाएगी। असल में वो गैलेक्सी इससे कहीं ज्यादा दूर होगी। इसका कारण है कि जब हम छोटे स्केल की बात करते हैं तो चीजें अक्सर ग्रेविटेशनली बाउंड होती हैं। तारे मिलकर क्लस्टर बनाते हैं और अरबों तारे मिलकर गैलेक्सी का निर्माण करते हैं जो कि एक दूसरे से ग्रेविटेशनली बड़े अच्छी तरीके से बंधे होते हैं। लेकिन अगर हम बहुत बड़े स्केल की बात करें तो वहाँ पर ग्रेविटी की बाउंडेशन उतनी नहीं रहती। यहाँ से जो लाइट चलकर हम तक पहुँचती है वो काफी ज्यादा समय लेती है और इसी बीच एक्सपेंशन ऑफ स्पेस भी अपना काम कर देता है। जो लाइट हम तक पहुँचती है उस पर भी एक्सपेंशन ऑफ स्पेस का असर देखने को मिलता है, यानी स्पेस के साथ लाइट की वेवलेंथ भी स्ट्रेच हो जाती है और जितना ज्यादा समय वो लाइट हम तक पहुंचने में लेती है उतने ही समय में वो गैलेक्सी हमसे और भी ज्यादा दूर हो जाती है, क्योंकि वो गैलेक्सी हमसे ग्रेविटेशनली बाउंड नहीं है। इसे हम कॉस्मिक रेड शिफ्ट कहते हैं। अगर लाइट कहीं से एमिट हो रही है तो उसके पास एक पर्टिकुलर एनर्जी और पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो लाइट हमें मिले तो वो उसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के साथ हो। और ये संभव होता भी अगर यूनिवर्स एक्सपैंड ना कर रहा होता, लेकिन असल में ऐसा कभी नहीं होता। जो गैलेक्सी जितनी ज्यादा दूर होती है उससे आने वाली लाइट हमें उतनी ही ज्यादा रेड शिफ्टेड दिखाई देती है। अब ये तो हम जान गए कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और होता रहेगा, लेकिन इस इंफॉर्मेशन से हम ये पता कर सकते हैं कि यूनिवर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे इवॉल्व हुआ है और आखिर ये यूनिवर्स बना किस चीज का हुआ है। वैज्ञानिकों ने यूनिवर्स के दूर दराज इलाकों से आने वाली लाइट को स्टडी किया, उनके डिस्टेंस, रेड शिफ्ट, उनके असली साइज और एपरेंट साइज, उनकी असली ब्राइटनेस और एपरेंट ब्राइटनेस के आधार पर यूनिवर्स की पूरी एक्सपेंशन हिस्ट्री को रिक्रिएट किया गया और ये भी पता लगाया गया कि कौन सी एनर्जी और मैटर इस यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं। 68% डार्क एनर्जी, 27% डार्क मैटर, 4.9% नॉर्मल मैटर, 0.1% न्यूट्रिनोज और एंटी न्यूट्रिनोज और करीब 0.008% फोटोन से मिलकर ये पूरा यूनिवर्स बना है। और जब हमें इतने प्रिसाइजली इस यूनिवर्स के कंपोनेंट्स पता चले तो उन पर लॉ ऑफ ग्रेविटी को अप्लाई किया गया और आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने इस यूनिवर्स के एक काले अध्याय को हमारे सामने लाकर रख दिया। सबसे पहले डार्क एनर्जी डोमिनेटिंग यूनिवर्स पर ये लॉज अप्लाई किए गए और जो रिजल्ट हमें मिले वो चौंकाने वाले थे। सबसे पहले जो गैलेक्सीज हमसे ग्रेविटेशनली बाउंड नहीं है वो एक एक करके अंत में डिसअपीयर हो जाएंगी। वो तेज और तेज हमसे दूर जाती रहेंगी। उनके बीच का स्पेस भी तेज और तेज एक्सपेंड होता रहेगा और ये चीज हमें एक ऐसे कंक्लूजन पर ले गई जो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। इसका मतलब ये है कि एक समय ऐसा आएगा कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जाकर स्पेस की एक्सपेंशन की वजह से एक फोटोन जो हमारी गैलेक्सी से निकला दूसरी गैलेक्सी की ओर या फिर उस गैलेक्सी से हमारी गैलेक्सी की ओर आ रहा होगा, वो ना कभी हम तक पहुंच पाएगा और ना उन तक। वो इस अनंत ब्रह्मांड के एक्सपेंड होते स्पेस के फैब्रिक में बस भागता रहेगा, लेकिन कभी कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि स्पेस उस फोटोन की गति से कहीं ज्यादा तेज स्पीड से एक्सपेंड हो रहा होगा। ऐसा मानो कि वो एक ट्रेडमिल पर भाग रहा होगा, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएगा। अगर ये चीज एक फोटोन को इस तरह से फंसा सकती है तो हम इंसान तो अभी लाइट की स्पीड के 10% पर भी नहीं है। लेकिन आप एक बार सोच कर देखिए कि अगर हम किसी इंटरगैलेक्टिक जर्नी पर निकले और ऐसे ही किसी एक्सपेंडिंग स्पेस के मायाजाल में फंस गए तो हम अनंत काल तक वहीं पर भटकते रह जाएंगे। ना तो हम सामने वाली गैलेक्सी तक कभी पहुंच पाएंगे और न कभी वापस अपने घर आ पाएंगे। ये वाकई किसी डरावने सपने से कम नहीं है। ये स्पेस भी उस समय आपको किसी ब्लैक होल से कम नहीं लगेगा। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि आप यहाँ पर स्ट्रगल कर पाओगे, आपको जिंदा रहने का समय मिलेगा,
लेकिन यहाँ से कभी निकल नहीं पाओगे। अगर हम अभी की बात करें तो हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का रेडियस करीब 46 बिलियन लाइट ईयर्स है और वो मैजिकल डिस्टेंस यानी कि रीचेबल लिमिट महज 18 बिलियन लाइट ईयर्स ही है। ये सुनकर आपको जरूर बहुत बड़ा झटका लगेगा कि ऑलरेडी 94% ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमारी पहुंच से बाहर हो चुका है। सिर्फ 6% ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है जिसके किनारे पर अगर कोई गैलेक्सी है तो उसे हम अगर आज एक्सप्लोर करने निकलें तो वहां पर पहुंच सकते हैं, और वो भी हमें स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करना होगा, नहीं तो वो भी इस यूनिवर्स से ऐसे ही गायब हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हर सेकंड करीब 20 से 60 हजार तारे हमारी पहुंच से दूर जाते जा रहे हैं। इस सेकंड जो लाइट उस तारे से निकली होगी वो हम तक एक न एक दिन पहुंच ही जाएगी, लेकिन उसके अगले सेकंड जो लाइट उस तारे से निकली होगी जो उस किनारे पर है वो हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। ये चीज हमें डरावनी भी लगती है, ये क्रीपी है, डिस्टर्बिंग है, एक अलग ही तरह के ख्यालात मन में आने लगते हैं। लेकिन इस चीज को हम पॉजिटिव वे में भी सोच सकते हैं कि यूनिवर्स हमें ये कहना चाहता है कि लाइफ का हर एक सेकंड बहुत 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 कीमती है। अगर हमें इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल करना है, अगर हमें अपने लोकल ग्रुप से बाहर जाना है तो हमारे पास समय बहुत कम है। हर एक सेकंड 60 हजार तारे हमारी पहुंच से गायब हो रहे हैं जहां शायद हम जा सकते हैं। हम जितनी भी देर करेंगे उतनी ही अपॉर्चुनिटीज हम मिस कर देंगे। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में करीब 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं और उसमें से भी 94% हमारी पहुंच से पहले ही दूर जा चुकी हैं। बची 6% उसमें से भी ये नंबर लगातार कम होता जा रहा है। इस चीज को देखने का एक और पर्सपेक्टिव ये है कि हमारा यूनिवर्स चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इसका एक छोटा सा भाग ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही हमारे पास है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इसके भी 6% भाग तक हम जा सकते हैं। तो ऐसे यूनिवर्स का क्या ही फायदा जहां हम जा नहीं सकते। इससे हमारे मन में काफी सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये बंदिशें खुद यूनिवर्स लगा रहा है या इसके पीछे कोई और है जो हमें इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने से रोक रहा है। और अगर जल्द ही हमने इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल को डेवलप ना किया अपने लोकल ग्रुप से बाहर निकलने के लिए, तो पूरी मानव सभ्यता सिर्फ अपने लोकल ग्रुप तक ही सिमट कर रह जाएगी। पूरा यूनिवर्स उसके हाथ से किसी रेत की तरह फिसल जाएगा। बाकी सारी गैलेक्सीज धीरे धीरे आंखों से ओझल होती जाएंगी। बिना तारों का आसमान एकदम स्याह, डरावना और अजीब लगेगा। मन में सवाल कई आते हैं। कभी लगता है कि ये स्पीड ऑफ लाइट लिमिट आखिर क्यों है? क्या हम कुछ नहीं कर सकते? क्या हम ऐसे ही ट्रैप होते रहेंगे? हाँ, बेशक ये सवाल हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते क्योंकि ये अरबों सालों की एक लंबी प्रक्रिया है। हम ऐसा कुछ भी नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये सवाल ही तो हैं जो आज हमारे विज्ञान को यहाँ तक लेकर आए हैं। आज हम जिस बिग बैंग थियरी को देखते हैं उसे यहाँ तक आने में दशकों लगे हैं। एक आइडिया से इवॉल्व होते हुए कई सारे एविडेंसेस, फिजिकल और मैथमेटिकल प्रूफ से होते हुए इस थियरी ने एक लंबा सफर तय किया है। और इसी सफर के दौरान हमें बहुत सी चीजें ऐसी मिली जिन्हें बिग बैंग थियरी के अलावा किसी और लॉजिक से प्रूफ ही नहीं किया जा सकता। और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो खुद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिग बैंग थियरी को ही प्रूफ करती हैं। इन सभी चीजों की चर्चा बाकायदा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं एक ऐसे इंसान से जिसने ये सारा बखेड़ा खड़ा किया है। एरिक जे लर्नर, जो बिग बैंग थियरी को गलत प्रूफ करने के लिए इतने डेस्परेट हैं कि वो थियरी और हाइपोथेसिस का फर्क ही भूल चुके हैं। और इसके अलावा वो पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी जो बिग बैंग थियरी को सही मानती है उससे भी काफी फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि वो कम्युनिटी इनके इलॉजिकल आइडियाज को इतना अटेंशन नहीं देती है। वैसे तो ये काफी पहले से बिग बैंग के खिलाफ बोलते रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो अभी रायता फैला है वो इनके एक इस आर्टिकल की वजह से है जो कि इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड आइडियाज की वेबसाइट पर पब्लिश किया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इस दावे की सच्चाई और चलते हैं इस आर्टिकल पर। हेडलाइन है द बिग बैंग डिडंट हैपन, व्हाट डू द जेम्स वेब इमेजेस रियली शो। लिखा गया है 11 जुलाई 2022 को। नीचे है एरिक जे लर्नर, ऑब्वियसली इस आर्टिकल के राइटर। और जरा ये देखिए, प्रेसिडेंट एंड चीफ साइंटिस्ट ऑफ LPP फ्यूजन, he is the author of the Big Bang Never Happened. The Big Bang never happened. LPP फ्यूजन
एरिक जे लर्नर का ही एक प्रोजेक्ट है, जिसमें वो दावा करते हैं कि वो फ्यूजन रिएक्शन को एक ऐसी मशीन से पॉसिबल कर सकते हैं जो कि एक छोटे से स्टोर रूम में आ सकती है, और जिस तरह से ये उस रिएक्शन को अंजाम देंगे उसमें कोई भी न्यूक्लियर वेस्ट नहीं होगा। आज दुनिया में बड़ी बड़ी कंट्रीज इस न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए टोकामेक जैसी टेक्नोलॉजी पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। वहीं उसी फ्यूजन रिएक्शन को एरिक 90 लाख डॉलर में पूरा कर सकते हैं। बाय द वे, एरिक बिग बैंग के बारे में जो भी कहते हैं, उनके विचार जो भी हैं, लेकिन वो एक रेप्यूटेड साइंटिस्ट भी हैं। उन्होंने कई सारे पेपर्स लिखे हैं प्लाज्मा रिएक्शन के ऊपर, और तो और उन्हें नासा से भी फंडिंग मिल चुकी है अपने LPP प्रोजेक्ट के लिए। बहरहाल फ्यूजन टेक्नोलॉजी को लेकर अगर इनके दावे सही हैं, तो ये वाकई में विज्ञान के लिए एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अब आपको इनकी वेबसाइट पर छपे इन आर्टिकल्स की तरफ ध्यान देना होगा। 5 जुलाई को पब्लिश हुए 2 आर्टिकल्स। पहला है सेंसर्ड पेपर्स डेमोलिश द बिग बैंग हाइपोथेसिस, जिसमें इन्होंने बिग बैंग को लिटरली डेमोलिश करने के लिए एविडेंसेस दिए हैं। अब ये बिग बैंग थियरी को लेकर कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं ये तो इनकी वर्डिंग से ही पता लग जाता है। बाकी इन्होंने जो बिग बैंग थियरी को बिग बैंग हाइपोथेसिस कहा है उस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले देखने वाली बात यह है कि जब एरिक ने अपने पेपर्स archive.org को सबमिट किए तो उनके पेपर्स को सेंसर्ड कर दिया गया, और इसके पीछे भी एक खास वजह है। उन्होंने बिग बैंग थियरी को गलत प्रूफ करने के लिए जो भी पॉइंट्स सामने रखे हैं उन्हें पहले से ही बहुत से वैज्ञानिकों द्वारा रेफ्यूटल मिल चुका है, यानी कि वे पहले से ही बहुत बार गलत प्रूफ हो चुके हैं। लेकिन ये थोड़े से अड़ियल किस्म के हैं, अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आते तो ऐसा करना पड़ा। हालांकि इनके वो पॉइंट्स कौन से हैं उन पर भी हम आएंगे। इनका इस वेबसाइट पर दूसरा आर्टिकल है साइंटिस्ट प्रोटेस्ट सेंसरशिप इन कॉस्मोलॉजी। एक्चुअली आर्काइव ने इनके अलावा 2 और इनके साथियों के रिसर्च पेपर्स को पब्लिश करने से मना कर दिया, जो कि बिग बैंग की वैलिडिटी को लेकर सवाल उठा रहे थे। तो उसी के अगेंस्ट इन्होंने लगभग 10 देशों से कुल 24 फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स को इकट्ठा कर आर्काइव के इस कदम के खिलाफ ऑनलाइन प्रोटेस्ट या फिर कह सकते हैं कि ऑनलाइन पिटीशन साइन किया है। अब एरिक लिटरली गलत चीजों को कोट करके बस बिग बैंग थियरी को गलत साबित करना चाहते हैं और पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में भ्रम का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर archive.org का कदम सही भी लगता है, लेकिन इनका मानना यह है कि उनके साथ ऐसा बिहेवियर बिग बैंग थियरी के खिलाफ बोलने के कारण किया जा रहा है। अब वो सही है या गलत ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन अपनी कोई राय बनाने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। और यहाँ पर जितने भी रेफरेंसेस की बात की जा रही है उन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन या फिर पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगे। अब ये तो बात रही इनकी वेबसाइट के बारे में। अब आते हैं इनके द्वारा पब्लिश की गई बुक पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो भी हम आपको दिखा रहे हैं वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ये एक दूसरे से काफी हद तक जुड़ी हुई हैं और आपको एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचने में काफी हेल्प करेंगी। एरिक ने सन 1991 में एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम है द बिग बैंग नेवर हैपेंड। The Big Bang never happened. अब आप खुद ही सोच लीजिए कि एक इंसान एक बुक पब्लिश करता है द बिग बैंग नेवर हैपेंड के नाम से, और दुनिया भर में जब ये चर्चा होने लग जाए कि बिग बैंग थ्योरी इज सक्सीडिंग डे बाय डे, तो उस बंदे को थोड़ी बौखलाहट तो होगी ही, और शायद उनकी यही बौखलाहट निकलकर सामने आ रही है। और हो सकता है कि बिग बैंग थियरी की सफलता से उनकी ईगो हर्ट हो गई हो, क्योंकि बिग बैंग थियरी के अगेंस्ट इतने स्ट्रॉन्ग क्लेम्स करने वाले के सामने अगर खुद नेचर ही इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस रख रही हो, तो हो सकता है कि महाशय की लाइफ में पैनिक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। और हाँ, एक बात और, जब एक बिग बैंग नेवर हैपेंड की हाइप नहीं होगी तो यार इनकी लिखी हुई बुक्स यूजलेस हो जाएंगी ना, और फिर वो बिकेंगी कैसे? तो हाइप तो भाई सबको चाहिए। The real crisis in cosmology is that, as I wrote back in 1991 in my book, the Big Bang never happened. तो चलिए अब इस आर्टिकल में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। द बिग बैंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब यार इनकी हर लाइन में झोल है। इनकी बौखलाहट इतनी ज्यादा है कि ये थियरी और हाइपोथेसिस में अंतर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो चलो यार पहले थियरी और हाइपोथेसिस के बीच फर्क समझ लिया जाए, क्योंकि यार हम नहीं चाहते कि अगला एरिक हम में से कोई और हो। और भाई सीरियसली हम ये भी नहीं चाहते कि आपका कोई भी कंसेप्ट अनक्लियर रह जाए। तो यहाँ पर लिखा है इन साइंटिफिक रीजनिंग दे आर टू कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स, जो कि सही भी है। अब हाइपोथेसिस होता है कोई भी गेस या अजम्पशन जो कोई भी रिसर्च करने से पहले लिया जाता है। अब अजम्पशन या गेस हम क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है
कि हमें सर्टेन चीजों को टेस्ट या सही प्रूव करना होता है और इसके अलावा कुछ लिमिट्स को सेट करने के लिए या फिर एक सर्टेन ऑप्टिमम रेंज या फिर रिजल्ट के लिए हम हाइपोथेसिस का यूज करते हैं। जबकि एक थियरी वो चीज या प्रिंसिपल होती है जो वो प्रूफ करती है जो आपके डेटा में दिखाई दे रही है। थियरी ऑब्जर्वेशन और एविडेंसेस के माध्यम से निकाले गए कंक्लूजन पर बेस्ड होती है। अब इनकी एग्जाम्पल काफी सिंपल है और मुझे पता है कि आपको ये एग्जाम्पल काफी ज्यादा पसंद आएगी। अब मान लीजिए कि आपने कभी भी दिल्ली टू आगरा की जर्नी नहीं की है, मतलब आपके पास इसके रिगार्डिंग कोई भी डेटा नहीं है। तो अब अगर आप ये जर्नी बाइक से करना चाहते हैं तो आप हाइपोथेसाइज करोगे इस जर्नी को, कितना टाइम लगेगा, बाइक का माइलेज कितना है, अकॉर्डिंगली कितना खर्चा बैठेगा और इसके अलावा भी बहुत कुछ प्लान करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गेस वर्क किया, ये हाइपोथेसिस का मेन पार्ट है। अब आपने एक सर्टेन रिजल्ट निकाला कि भाई इतना टाइम लगेगा और इतना खर्चा आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो रिजल्ट्स हैं उन्हें आपको टेस्ट करना है या सही प्रूफ करना है। अब हाइपोथेसिस आपने क्यों यूज किया? एक सर्टेन लिमिट सेट करने के लिए। जैसे अगर 20 से 25 लीटर में ये सफर तय किया जा सकता है तो भाई 100 लीटर फ्यूल पर पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये लिमिट हमें हाइपोथेसिस से ही मिलती है और यही हाइपोथेसिस तब थियरी बन जाएगी जब आपके पास अपने अजम्पशंस को प्रूफ करने के लिए डेटा भी मौजूद हो और वो डेटा आपकी अजम्पशन से मैच करता हो या आपकी अजम्पशंस उस डेटा को प्रूफ करती हों। फर्ज कीजिए कि उसी समय आपके पास कोई दोस्त आए और कहे कि उसने ये जर्नी पहले की है और आपने जो टाइम और खर्चे की वैल्यू निकाली है वो एकदम सही है, तब आपकी हाइपोथेसिस थ्योरी में बदल जाएगी। तो आशा है कि आपको हाइपोथेसिस और थ्योरी का मतलब समझ आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर एरिक महोदय को ये बात समझनी चाहिए कि CMB यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन आपके उसी दोस्त की तरह है जिसने आपको ये बताया था कि आपने जो वैल्यूज निकाली हैं वो एकदम सही हैं। यानी कि CMB की जो वैल्यूज हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ बिग बैंग से ही साबित किया जा सकता है। यानी कि बिग बैंग थियरी को प्रूफ करता एक ऐसा एविडेंस है जिसे सिर्फ बिग बैंग थियरी से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि बिग बैंग एक हाइपोथेसिस है? अभी हम बात ही नहीं कर रहे कि बिग बैंग हुआ था या नहीं। अभी हम पहले ये तो मान लें कि बिग बैंग एक थियरी है, कोई अजम्पशन या गेस नहीं है या फिर कोई हाइपोथेसिस नहीं है। बाद बाकी CMB इकलौता ऐसा एविडेंस नहीं है जो बिग बैंग थियरी को सपोर्ट करता है, बल्कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, रेड शिफ्ट, हबल कांस्टेंट, डार्क एनर्जी और ऐसी ही अनेकों चीजें हैं जो बिग बैंग थियरी को सपोर्ट करती हैं। इसे अनेकों ही एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से भी वैलिडेट किया जा चुका है। 1 जनवरी सन 1925 वो तारीख थी जब हम इंसानों ने इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खोज की थी। ये वो तारीख थी जब महान कॉस्मोलॉजिस्ट सर एडविन हबल ने इस बात का खुलासा किया था कि केवल मिल्की वे ही इस ब्रह्मांड की एकमात्र गैलेक्सी नहीं है, बल्कि उसके जैसी और भी ढेरों आकाश गंगाएं वजूद में हैं, जिनके कलेक्टिव ग्रुप से ही हमारे इस ब्रह्मांड का निर्माण होता है। इस एक थ्योरी ने पूरे के पूरे एस्ट्रोनॉमी जगत को हिला कर रख दिया, क्योंकि इसके बाद एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस और बिग बैंग थ्योरी की एंट्री हुई और देखते ही देखते कब इंसानों का इस ब्रह्मांड को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल गया, ये पता ही नहीं चला। अब हम अपनी गैलेक्सी से आगे बढ़कर दूसरी नजदीकी गैलेक्सीज और कॉन्स्टेलेशन के ऑब्जेक्ट्स को भी कंसीडर कर पा रहे थे। इसी बीच जब सर एडविन हबल ने दूर दराज की गैलेक्सीज के पैटर्न को नोटिस किया तो ये पाया कि इन गैलेक्सीज की रेसेशनल वेलोसिटी और हमारी धरती से उनका डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आसान शब्दों में जितनी दूर हमसे ये आकाश गंगाएं मौजूद हैं, उतनी ही ज्यादा इनकी आगे बढ़ने की गति भी है। एस्ट्रोनॉमी के इस नियम को हबल्स लॉ का नाम दिया गया। हालांकि देखने में तो ये नियम बेहद सिंपल और इजी सा लगता है, मगर ये अपने भीतर इस ब्रह्मांड की एक बेहद ही बड़ी मिस्ट्री को समाये हुए है। साथ ही इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर मिलने वाला हबल कांस्टेंट भी वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा सरदर्द बना हुआ है। ऐसे में यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर हबल टेलीस्कोप की ऑब्जर्वेशन हमें ब्रह्मांड के तारों के बारे में क्या बताना चाहती है और हम अपनी इस कायनात को लेकर क्या गलत समझ रहे हैं। वेल, अंतरिक्ष विज्ञान के इस सभी मिथ्स को डिबंक करेंगे आज के इस एपिसोड में, तो बने रहें इस सफर में बिल्कुल अंत तक, बिकॉज बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री के सीक्रेट गेटवे से रूबरू हो चुके होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस यात्रा की। बीते वक्त में जब कभी वैज्ञानिकों ने हबल्स कांस्टेंट को निकालने की कोशिश की तो हर बार एक नया उलझा देने वाला नंबर ही सामने आता था,
जिसने इस गुत्थी को सुलझाने की बजाय और भी ज्यादा उलझा दिया, जिस कारण हम अब तक की सबसे बड़ी कॉस्मोलॉजिकल मिस्ट्री को नहीं सुलझा पाए हैं। मगर आज भी कोशिशें जारी हैं। आज भी कई एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट इसे कैलकुलेट करने में जुटे हुए हैं। लिहाजा इन सब से दूर इस बात की तह तक पहुंचने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भला ये कांस्टेंट हमें बताता क्या है। आखिर इस हबल कांस्टेंट की वैल्यू मालूम पड़ने से क्या बदलाव आ जाएगा, आइए जानते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को नजदीक से देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर दो डिफरेंट एंटिटीज हैं। पहली है इन गैलेक्सीज की रेसेशनल वेलोसिटी और दूसरी एंटिटी है इन गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस। और ये इक्वेशन इन दोनों ही एंटिटीज के बीच मैथमेटिकल रिलेशन को जाहिर करता है। इस इक्वेशन के अनुसार अगर हम गैलेक्सीज की रेसेशनल वेलोसिटी को किलोमीटर पर सेकंड और डिस्टेंस को मेगा पार्सेक यूनिट में कैलकुलेट करें तो उससे निकलने वाला रिजल्ट किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पार्सेक की यूनिट के साथ आएगा। इसे और बेहतर समझने के लिए फर्ज कीजिए कि हबल कांस्टेंट की वैल्यू 100 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पार्सेक है, तो उसका मतलब ये होगा कि हर एक मेगा पार्सेक के फासले पर गैलेक्सी 100 किलोमीटर पर सेकंड की एडिशनल रेसेशनल वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी। जिससे ये बात मैथमेटिकली भी प्रूव होती है कि जैसे जैसे गैलेक्सीज दूर जाती हैं उनकी रफ्तार में भी इजाफा होता जाता है। इसी हबल कांस्टेंट को फिजिक्स की लैंग्वेज में h0 से डिनोट किया जाता है। कॉस्मोलॉजी की दुनिया में ये नंबर एक बेहद अहम भूमिका रखता है, क्योंकि इसके जरिए बिग बैंग से लेकर अब तक ब्रह्मांड के सभी स्वरूपों को समझा जा सकता है। यही वो नंबर है जो हमें यूनिवर्स से जुड़ी तमाम गुत्थियों के हल मुहैया करा सकता है। तो फिर ऐसी क्या समस्या है कि हमारे वैज्ञानिक इसकी कैलकुलेशन करने में हर बार नाकाम होते आए हैं और आज इस खोज के तकरीबन 100 साल बाद भी ये मिस्ट्री ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस सवाल का जवाब तो खुद इस सवाल में ही छिपा हुआ है। दरअसल हबल कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। पहली उस गैलेक्सी की रेसेशनल वेलोसिटी, यानी वो गति जिससे वो आकाशगंगा अंतरिक्ष में आगे बढ़ रही है, और दूसरा अर्थ की रिस्पेक्ट में उस गैलेक्सी का डिस्टेंस। किसी भी गैलेक्सी की रेसेशनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम वहां से आ रही स्पेक्ट्रल वेव्स की वेवलेंथ शिफ्ट को नोटिस करते हैं, जिसे कॉस्मोलॉजिकल शिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसे ट्रैक करना बेहद इजी और सिंपल है, इसलिए इस पॉइंट पर कोई समस्या नहीं आती। मगर इस इक्वेशन का दूसरा पैरामीटर डिस्टेंस हमारे लिए हमेशा से ही एक परेशानी बना रहा है। किसी भी गैलेक्सी के डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, उनके सेफिड वेरिएबल्स को स्टडी करना। आसान भाषा में ये वो तरीका है जिसमें लाइट के फर्क को मैथमेटिकल टाइम के साथ रिलेट करके डिस्टेंस का पता लगाया जाता है। लगभग हर किसी तारे या फिर आकाशगंगा से दूरी को मापने के लिए इसी अमल को इस्तेमाल में लिया जाता है। इस कड़ी में किसी भी बॉडी के ल्यूमिनस गैप्स के कैलकुलेशंस के आधार पर उनके फासलों का पता लगाया जाता है। ग्राफ में देखने पर पहले ल्यूमिनोसिटी घटती हुई नजर आती है, फिर एक पॉइंट के बाद वो दोबारा बढ़ने लगती है। एस्ट्रोनॉमर्स ने इस ब्रह्मांड के कई हिस्सों पर ये स्टडी की और वहां से ऑब्जर्वेशन वैल्यूज कैलकुलेट की, जिन्हें फर्दर अर्थ से उन सेम ऑब्जेक्ट्स की विजिबिलिटी को कंपेयर किया गया और इस इक्वेशनल स्टडी के बाद फाइनली वो डिस्टेंस फाइंड आउट किया। और इन्हीं सब साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशंस के बाद सर एडविन हबल ने हबल कांस्टेंट की वैल्यू 500 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पार्सेक कैलकुलेट की थी। उन्होंने इस वैल्यू को प्राप्त करने के लिए 46 डिफरेंट गैलेक्सीज के डिस्टेंस और रेसेशनल वेलोसिटीज को फाइंड आउट कर इक्वेट किया था, जिसके बाद वो इस फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच पाए थे। एडविन हबल द्वारा कैलकुलेट की गई ये वैल्यू आज के वक्त के मॉडर्न साइंस द्वारा कंसिडर की जाने वाली वैल्यू से 7 गुना ज्यादा है। मगर यहाँ समस्या ये है कि हम सेफिड मेथड का प्रयोग केवल 1 किलो पार्सेक से लेकर 50 मेगा पार्सेक के डिस्टेंस के भीतर आने वाली ऑब्जेक्ट्स के लिए ही कर सकते हैं। यानी 50 मेगा पार्सेक के डिस्टेंस के बाद आने वाली गैलेक्सीज के लिए ये वैल्यू वैलिड नहीं रहेगी और न ही उनका ऑब्जर्वेशन इस हबल कांस्टेंट के साथ कर पाएंगे। अगर हमें उससे आगे भी सटीक जानकारी चाहिए तो कुछ और इससे ज्यादा प्रिसाइज होना चाहिए। और यहाँ इस कहानी में एंट्री होती है टाइप 1a सुपरनोवे की। टाइप 1a सुपरनोवे एक बाइनरी सिस्टम है जिसमें एक जाइगेंटिक व्हाइट डॉर्फ के साथ कोई भी एक कंपेनियन स्टार कोलाइड करते हैं और एनर्जी का एक हाइपर क्लस्टर क्रिएट करते हैं, और एंड में जब इसका एक्सप्लोजन होता है तो ये एक बेहद ही इंटेंस लाइट रेज को रेडिएट करते हैं, जिनकी मदद से हम फर्दर यूनिवर्सल डिस्टेंस की अपनी समझ को और भी ज्यादा बढ़ा पाते हैं। 50 मेगा पार्सेक के डिस्टेंस से कई गुना ज्यादा दूर तक हम इन एक्सप्लोजन इम्पैक्ट्स की सहायता से देख पाते हैं।
इन्हीं सुपरनोवे की स्टडी करने के लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा शूज यानी कि सुपरनोवे H0 फॉर द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ डार्क एनर्जी अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत इन सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स को स्टडी करके रेफरेंस क्रिएट किए जाएंगे और उनके द्वारा जाइगेंटिक डिस्टेंसेस को कैलकुलेट कर हबल कांस्टेंट को कैलकुलेट किया जाएगा। रिसेंटली साल 2019 में आई हबल शूज की रिपोर्ट ने हबल कांस्टेंट की वैल्यू 74 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगापार्सेक होने का दावा किया, जबकि यूनिवर्स को स्टडी कर रहे वैज्ञानिकों की एक एलीट टीम ने अपनी स्टडी में इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए एक दूसरी वैल्यू दी और ये वैल्यू थी 67 से 68 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगापार्सेक, जो कि हबल की इस वैल्यू से कहीं ज्यादा कम थी। हालांकि टीम हबल ने यहीं पर हार नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने हबल की 10,000 ऑर्बिट्स और 10 के करीब सुपरनोवे एक्सप्लोजन ट्रैक रिपोर्ट्स को ऑब्जर्व कर एक नई वैल्यू ऑब्टेन की और ये वैल्यू थी 73 ±1 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगापार्सेक, जो स्टिल वैज्ञानिकों द्वारा मापी गई वैल्यू से कहीं ज्यादा थी। मगर ये वैल्यू भी हबल की 2019 की कैलकुलेशंस को वेरीफाई कर रही थी। लिहाजा आज भी हबल कांस्टेंट की इस वैल्यू को लेकर संशय बरकरार है। हम आज भी इस एक्चुअल वैल्यू को लेकर कंफ्यूज्ड और डाउटफुल हैं। वैसे आपको क्या लगता है, नासा का फ्लैगशिप टेलीस्कोप JWST इस गुत्थी को सुलझा सकेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम इंसान मार्स पर जाना चाहते हैं और इसके लिए प्लान्स भी तैयार हैं। अगर हम अपने अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह पर उतारना चाहते हैं तो हमें सूक्ष्म अंतरिक्ष यात्रियों को स्टडी करना होगा। जी हाँ, सही सुना आपने, सूक्ष्म अंतरिक्ष यात्री यानी कि वो बैक्टीरियाज जो ऑलरेडी हमारी ऑर्बिटल ऑब्जर्वेटरीज में स्पेस में रहते हैं। हमारे एस्ट्रोनॉट्स कभी भी स्पेस में अकेले ट्रैवल नहीं करते। हर अंतरिक्ष यात्री अपने शरीर पर करीब 100 ट्रिलियन बैक्टीरियाज, वायरसेस और अनेकों तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्पेस में अपने साथ लेकर जाते हैं, जिनमें से बहुत से इंसानों के लिए जरूरी हैं और कुछ बहुत ही खतरनाक। लेकिन हम अभी तक ये समझ नहीं पाए कि ये बैक्टीरियाज माइक्रोग्रेविटी और स्पेस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि हम अभी तक ये भी नहीं जान पाए हैं कि हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कितने तरह के बैक्टीरियाज रहते हैं। पर नासा अब ये जानना चाहता है। हाल ही में एस्ट्रोनॉट्स ने ISS के लगभग हर कोने से सैंपल्स इकट्ठा किए हैं। ये एक तरह से उन माइक्रोबियल एस्ट्रोनॉट्स की जनगणना करने जैसा है, ताकि हम उन्हें समझ पाएं। अगर वो खतरनाक हैं तो हम उन्हें खत्म कर सकें या फिर रोक पाएं, ताकि सैकड़ों किलोमीटर ऊपर ISS पर कोई साईफाई मूवी जैसी घटना ना घट पाए, या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस जैसे कि मार्स पर जाना हो तो इनसे कैसे डील किया जाए। बैक्टीरियाज हमेशा हमारे आसपास रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारी बॉडी के ऊपर और अंदर इतने सारे बैक्टीरियाज हैं जितने हमारे अंदर ह्यूमन सेल्स होते हैं। आप इंसानों को इनके चलते फिरते एक इकोसिस्टम की तरह मान सकते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इनमें से ज्यादातर बैक्टीरियाज तो असल में हमारे लिए जरूरी हैं और इनका हमारी हेल्थ पर एक गहरा असर पड़ता है। ये हमारी इम्यूनिटी, हमारे दिल और इवन हमारी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। वैज्ञानिक अक्सर इस माइक्रोबायोम को एक इनविजिबल ऑर्गन की तरह देखते हैं, जो कलेक्टिवली हमारे शरीर के लिए ही काम करता है। इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि लॉन्ग टर्म स्पेस फ्लाइट मिशंस जैसे कि मार्स या इससे भी दूर जाने के लिए इस इनविजिबल ऑर्गन को स्टडी करना और इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैज्ञानिक सिर्फ ह्यूमन माइक्रोबायोम से ही चिंतित नहीं है, स्पेसक्राफ्ट का भी अपना माइक्रोबायोम होता है। सन 1998 में एक रशियन स्पेस स्टेशन मिर पर उसके पैसिफिक ओशन में डी ऑर्बिट होने से करीब 3 साल पहले वैज्ञानिकों को वहां पर दर्जनों भर बैक्टीरियाज की ऐसी स्पीशीज मिली थी जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। वो सर्विस पैनल के पीछे छिपे हुए थे। उस समय वैज्ञानिकों ने इस माइक्रोबायोम को स्पेस स्टेशन पर लगी किसी खूबसूरत मशीन की तरह काम करते हुए देखा था। वो माइक्रोबायोम कुछ ऐसा था जैसे कि एकदम जिंदा, जैसे किसी इंसान का होता है, और कभी कभी ये एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ के लिए खतरनाक साबित हो जाता है। आप सोचकर देखो कि आप और आपके साथी नेपच्यून तक एक लॉन्ग जर्नी पर जा रहे हैं और अचानक आपको पता चले कि आपके स्पेसक्राफ्ट पर एक ऐसा बैक्टीरियम है जो कि मांस खाता है, तो उस न दिखने वाले दुश्मन से आप कैसे निपटेंगे? और ये कोई क्रेजी आइडिया नहीं है। सन 2006 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने सैल्मोनेला बैक्टीरिया के सैंपल्स को स्पेस शटल अटलांटिस पर 11 दिनों के लिए भेजा था
सिर्फ ये पता करने के लिए कि जब वो बैक्टीरिया धरती पर वापस आएगा तो वो चूहों को कहीं ज्यादा आसानी से मार देगा। और माना जाता है कि जो बैक्टीरिया स्पेस में रहते हैं उन पर एंटीबायोटिक्स का ज्यादा असर नहीं होता, जो और भी खतरनाक है। ये स्पेस में लंबी यात्राओं के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देंगे। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि बैक्टीरियाज किसी स्पेस मिशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इन्हें समझना और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए ऐसे किसी भी माइक्रोबियल थ्रेट को कम करने और इनसे पूरी तरह से निपटने के लिए नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। फरवरी सन 2024 में एस्ट्रोनॉट केट रूबिन्स ने आईएसएस पर करीब 100 जगहों से बैक्टीरियाज के सैंपल्स को इकट्ठा किया। उन्हें कुछ महीनों तक कोल्ड स्टोरेज में रखा गया और फिर धरती पर भेजा गया, जहां वैज्ञानिक उनके जेनेटिक सिग्नेचर्स को स्टडी करेंगे और उन्हें नाम देंगे और इन माइक्रोब्स का एक 3 डायमेंशनल मैप तैयार किया जाएगा। यानी आईएसएस के पूरे माइक्रोबायोम को स्टडी किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि किस किस्म के बैक्टीरियाज कहां पर पाए जा सकते हैं। वैज्ञानिक अभी इसके बारे में बहुत कम जानते हैं कि आईएसएस पर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो वहां पर बैक्टीरियाज की ग्रोथ को सपोर्ट कर रही हैं। ये मैप हमें बता सकता है कि कौन कौन सा मॉलिक्यूल किस माइक्रोब से जुड़ा हुआ है और वो कैसे माइक्रोब्स की कम्युनिटी को बढ़ा रहा है। जैसे ही हम ये जान जाएंगे तो हम अच्छे बैक्टीरियाज को ग्रो कर सकते हैं और खतरनाक बैक्टीरियाज की ग्रोथ को कम कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ मॉलिक्यूल्स या न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को कंट्रोल करके। इससे हम ये पता लगा पाएंगे कि बहुत लंबी यात्राओं जैसे कि मार्स पर जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट के इंटीरियर में कौन कौन से मटेरियल्स यूज होने चाहिए। इससे हम अपने अंतरिक्ष यात्रियों से पहले अपने स्पेसक्राफ्ट को बीमार होने से बचा लेंगे। कस्तूरी वेंकटेश्वरन, जो कि नासा जेपीएल में माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना है कि अभी हमें सैंपल्स धरती पर भेजने पड़ते हैं। आईएसएस पर भी इन्हें स्टडी किया जा सकता है, लेकिन वहां ये प्रोसेस तेज नहीं होगी और हमें जल्द ही इस झंझट से निपटना होगा। मान लीजिए कि जब हम किसी दूसरे प्लैनेट पर जाएंगे तब हमारे पास धरती पर सैंपल भेजने का कोई ऑप्शन नहीं होगा और ना ही इतना समय होगा, क्योंकि किसी भी खतरनाक ब्रेकआउट में एक एक पल कीमती होता है और हम ये कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान अच्छी तरह से देख चुके हैं एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया में कैसे तबाही मचा सकता है। रूबिन ने जो सैंपल्स इकट्ठे किए हैं उनमें 2 तरह के सैंपल्स इंक्लूड किए गए हैं, जहां एक सैंपल माइक्रोब्स का है, वहीं दूसरा सैंपल उनके मेटाबोलाइट्स का है, यानी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेचुरल केमिकल बाय प्रोडक्ट्स का। इससे हम माइक्रोब्स को उनके मेटाबोलाइट्स के साथ लिंक कर पाएंगे और हमारे पास जब इसका डेटा होगा तो इससे हम छोटे छोटे बायोसेंसर्स बना सकते हैं जो कि इन मेटाबोलाइट्स को डिटेक्ट कर सकेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे डिवाइस की जिसे हाथ में पकड़कर आप स्पेसक्राफ्ट पर बैक्टीरियाज या फंगाई की प्रेजेंस का पता कर सकते हैं। ये बिल्कुल कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर जैसा होगा। हालांकि ऐसे डिटेक्टर आने वाले 10 से 15 सालों में रियलिटी होंगे, जिनसे कोई भी इमीडिएट एक्शन लिया जा सकेगा। किसी भी आउटब्रेक को रोकने के लिए स्पेसिफिक लोकेशन पर सफाई का ध्यान रखा जा सकेगा। इससे हम अपने भविष्य के हैबिटेट्स को अधिक सुरक्षित बना पाएंगे। स्पेस स्टेशन पर इन माइक्रोबायोम की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखने के लिए बहुत मेहनत की जाती है। हर हफ्ते आईएसएस पर पूरी तरह से सफाई की जाती है ताकि इस तरह के किसी भी आउटब्रेक को रोका जा सके। आईएसएस पर मौजूद हर एस्ट्रोनॉट हफ्ते में करीब 3 घंटे सिर्फ सफाई में लगाता है, यानी कि 6 एस्ट्रोनॉट हर हफ्ते करीब 18 घंटे आईएसएस पर सफाई करते हैं। देखा जाए तो ये काफी ज्यादा है, लेकिन आईएसएस पर परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं, जहां सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्पेस स्टेशन पर किसी तरह का खाना गिराते हैं तो वो नीचे फर्श पर धरती की तरह नहीं गिरता। वो कहीं भी जा सकता है, ऊपर सीलिंग पर, दीवारों पर चिपक सकता है, यानी कि ये कहीं भी हो सकता है। वहीं कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसा कोई माइक्रोबायोम आउटब्रेक लंबे इंटरस्टेलर मिशन या फिर मार्स मिशन पर हमारे लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। उनका तर्क है कि हम पिछले 2 दशक से आईएसएस पर रह रहे हैं, लेकिन वहां पर आज तक हमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है। किसी खतरनाक बैक्टीरिया को खोज लेना ही चेतावनी का संकेत नहीं है, बल्कि हमें डरना तब चाहिए जब वो बैक्टीरिया एस्ट्रोनॉट्स को बीमार करने लगे। कहीं ऐसा ना हो कि आउटब्रेक के खौफ से हम अपने आसपास के गुड बैक्टीरियाज को ही मार दें। इसीलिए ये डिसीजन भी बहुत सोच समझकर लिया जाना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में अलग अलग बैक्टीरियाज कैसे रिएक्ट करते हैं और हमें उसके बेसिस पर कोई डिसीजन लेना चाहिए। वहीं कुछ वैज्ञानिक इन बैक्टीरिया से एस्ट्रोनॉट और स्पेसशिप को होने वाले नुकसान से तो चिंतित हैं ही,
साथ ही चिंता ये भी है कि कहीं ये बैक्टीरियाज किसी दूसरी दुनिया में जाकर कहीं उसे खत्म ना कर दें। दूसरी दुनिया यानी कि दूसरे ग्रहों पर जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे उनके साथ वहां पृथ्वी के बैक्टीरियाज भी पहुंचेंगे, तो कहीं वो बैक्टीरियाज उस प्लेनेट को कंटामिनेट न कर दें। ये डर हमेशा लगा रहता है। इससे दूसरी जगह पर जीवन होने के फॉल्स पॉजिटिव संकेत हमें मिल सकते हैं और यही वजह है कि इस विषय पर नासा और बाकी की स्पेस एजेंसीज एक गंभीर रुख अपनाती हैं। इसी वजह से नासा ने अपने कैसिनी-ह्यूगेन्स स्पेसक्राफ्ट को शनि ग्रह में क्रैश करवा दिया था ताकि कोई कंटामिनेशन उसके चंद्रमाओं तक न पहुंच जाए, जहां फिलहाल जीवन होने की काफी संभावनाएं बनी हुई हैं। खैर, यहाँ पर बात ये भी है कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स खुद ही दूसरे ग्रह के लिए किसी पैथोजेंस की तरह होते हैं। जो अंतरिक्ष यात्री मार्स पर अपना पहला कदम रखेंगे उनका अपना अलग माइक्रोबायोम होगा। साथ ही जो स्पेस सूट उन्होंने पहना होगा उसका भी एक माइक्रोबायोम होगा। अगर वैज्ञानिक उस माइक्रोबायोम को मैप कर लेते हैं तो वो उस सूट के लिए एक तो बेहतर मटेरियल चुन पाएंगे और दूसरा उसे बेहतर तरीके से क्लीन भी कर पाएंगे। इसके अलावा वैज्ञानिक एक बेहतर स्पेस सूट भी डिजाइन कर सकते हैं जिसमें से कम माइक्रोब्स किसी दूसरे प्लैनेट पर लीक हों। इसके अलावा इस विषय पर अध्ययन करने के फायदे यहीं पर खत्म नहीं होते। भले ही ये रिसर्च स्पेस में हो रही है, इसकी एप्लीकेशंस स्पेस ट्रेवल से लेकर मार्स कॉलोनाइजेशन तक हैं, लेकिन यहाँ पृथ्वी पर भी हमारे घरों में, एरोप्लेन्स में, हॉस्पिटल्स में हर जगह का अपना माइक्रोबायोम होता है। जहाँ हम स्पेस में कुछ माइक्रोब्स को बढ़ने से रोक सकते हैं, वही काम हम यहाँ धरती पर भी कर सकते हैं। जैसे कि ISS पर एक एंटी माइक्रोबियल कोटिंग की एफिशिएंसी को लेकर टेस्ट चल रहे हैं जिसे बोइंग ने बनाया है। आइडिया ये है कि अगर ये कोटिंग स्पेस में काम कर सकती है जो धरती से कहीं ज्यादा खतरनाक है, तो धरती पर ये बड़े आराम से काम कर जाएगी। अक्सर स्पेस टेक्नोलॉजी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को और भी ज्यादा आसान बना देती है, लेकिन फिलहाल इन बैक्टीरियाज को समझकर हम अपने स्पेस ट्रैवल को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। अकेलापन वाकई में खतरनाक होता है। वो कंडीशन जहां आपको दूर दूर तक कोई दिखाई न दे, कोई बात करने को न हो, कोई सहायता करने को न हो और आप परिस्थितियों के बीच बुरी तरह से उलझ चुके हों। सोचकर ही डर लगता है कि अगर अचानक इस धरती से हर एक इंसान गायब हो जाए सिर्फ आपको छोड़कर, तो वो अकेलापन आपको अंदर ही अंदर खा जाएगा और शायद अनंत काल के उस अकेलेपन में आप खामोशियों से भी बात करने लगे। आप अपने घर में अकेले होंगे, अपने शहर में, अपने देश में और इस भयंकर अंधकार में गोते लगा रही इस धरती पर भी अकेले ही होंगे। ये बात हमें और भी ज्यादा डरा देती है कि अभी तक हम इस ब्रह्मांड में किसी भी पड़ोसी को नहीं खोज पाए हैं और कॉस्मिक स्केल का ये अकेलापन हम आज भी महसूस करते हैं। ये पूरा सिनेरियो तब और भी ज्यादा डरावना हो जाता है जब आपको ये पता चले कि आप चाहे कुछ भी कर लें, आप आने वाले उस अकेलेपन को नहीं रोक सकते, वो होकर ही रहेगा। और ऐसा ही कुछ हमारे इस यूनिवर्स में हो रहा है। हमारा ब्रह्मांड लगातार गायब होता जा रहा है। हर पल हम अपने इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले होते जा रहे हैं और आने वाले समय में एक पल ऐसा आएगा जब हम चाहकर भी किसी नजदीकी तारे तक नहीं पहुंच पाएंगे, फिर चाहे हम लाइट की स्पीड से ही क्यों न जाएं। ये सब जानते हुए भी हम कुछ नहीं कर सकते, बस तमाशा देख सकते हैं कि कैसे ये ब्रह्मांड हमें शक्तिहीन बनाकर हम पर स्पीड ऑफ लाइट जैसे अनेकों कुदरती कानून लगाकर हमें अकेला कर रहा है। आज का ये वीडियो हमारे ब्रह्मांड की आने वाले समय में अरबों सालों की दास्तां बयां करेगा और मेरे ख्याल से ये वीडियो हमारे आज के समय से परे सब कुछ भुलाकर बस दिमाग में कुछ गहरे विचार लाने के लिए है। ये जानने के लिए है कि आखिर ये ब्रह्मांड काम कैसे करता है और शायद ये सवाल हम सदियों से खोजते आ रहे हैं। तो चलिए आज एक शुरुआत हम भी करते हैं। चाहे तो आप आंखें बंद कर सकते हैं, आपकी इमेजिनेशन इस वीडियो को और भी ज्यादा बेहतर बना देगी। लगभग 1 सदी होने को आई है हमें ये जाने कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। वैसे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के पीछे की कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन इतना तो हम सब जानते हैं कि एडविन हबल ने दूर जाती हुई गैलेक्सीज की रेड शिफ्ट को स्टडी करके ये साबित कर दिया था कि हम जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं वहाँ पर चीजें एक दूसरे से दूर जा रही हैं
लेकिन एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का ये सच सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था, बल्कि बात दरअसल ये थी कि जो भी गैलेक्सी हमसे जितनी ज्यादा दूर है वो उतनी ही ज्यादा स्पीड से हमसे दूर जा रही है। ये बात उन सब के लिए डराने वाली थी जो आने वाले भविष्य में एक ऐसी मानव सभ्यता की कल्पना करते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में राज करेगी। जब ब्रह्मांड में दूर दूर तक कोई गैलेक्सी नजर ही नहीं आएगी, काला आसमान दिखेगा, कोई तारा आसमान में नजर तक नहीं आएगा, तो भला वो विकसित सभ्यता राज कहाँ पर करेगी? और यही सवाल उन सब को डरा रहा था। कई बार लोग एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की इस थ्योरी को समझने में गलती कर देते हैं। उनका तर्क ये होता है कि अगर यूनिवर्स वाकई में फैल रहा है, तारे और गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा हमसे टकरा कैसे सकती है? तो यहाँ पर हमें इस थियोरी को समझने की जरूरत है, जो ये कहती है कि गैलेक्सीज फिजिकली एक दूसरे से दूर नहीं जा रही हैं, बल्कि गैलेक्सीज के बीच में जो स्पेस है वो एक्सपैंड हो रहा है। जो ऑब्जेक्ट्स इस यूनिवर्स में ग्रेविटेशनली बाउंडेड हैं, वहाँ पर इसका असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन स्पेस का वो हिस्सा जहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, वहाँ स्पेस का फैब्रिक एक्सपैंड होता है, तो इसका असर भी दिखाई देता है। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स की इस थ्योरी को प्रूव हुए अभी 20 साल ही हुए थे, लेकिन तब तक हम ये जान चुके थे कि जैसे जैसे टाइम और डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, स्पेस का ये एक्सपेंशन भी लगातार और उतनी ही तेजी से बढ़ता रहेगा। एक एक गैलेक्सी जो आज हमसे दूर जा रही है, वो कुछ समय बाद हमसे और दूर होती जाएगी, जिसकी वजह से वो हमसे और ज्यादा तेजी से दूर जाएगी, और ऐसा ही चलता रहेगा। अंत में एक समय ऐसा आएगा कि वो हमारी पहुंच से इतनी दूर निकल जाएगी कि उस तक पहुंचना तो दूर की बात है, वहां से आने वाली लाइट को भी हम पकड़ नहीं पाएंगे, और वो गैलेक्सी इस अनंत ब्रह्मांड में हमारे सामने गायब हो जाएगी। उस गैलेक्सी और हमारी गैलेक्सी के बीच का स्पेस लाइट की स्पीड से भी तेज गति से फैलने लगेगा, जिसकी वजह से उस गैलेक्सी को फिर कभी हम नहीं देख पाएंगे। और यकीन मानिए, ये यूनिवर्स ऐसे ही गायब होता जा रहा है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब आप ऊपर आसमान में किसी तारे को देखते हैं जिसकी लाइट को आप तक पहुंचने में करीब 100 साल लगे, तो इसका मतलब है कि वो तारा 100 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। और इसका कारण है कि लाइट की स्पीड पर एक लिमिट लगी हुई है, जो 1 साल में 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस ही ट्रेवल करती है। लेकिन जब आप किसी गैलेक्सी से आ रही लाइट को देख रहे होते हैं, जो करीब 100 मिलियन साल की यात्रा करके आप तक पहुंची है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गैलेक्सी हमसे 100 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है। यहाँ पर आपकी ये कैलकुलेशन गलत साबित हो जाएगी। असल में वो गैलेक्सी इससे कहीं ज्यादा दूर होगी। इसका कारण है कि जब हम छोटे स्केल की बात करते हैं, तो चीजें अक्सर ग्रेविटेशनली बाउंड होती हैं। तारे मिलकर क्लस्टर बनाते हैं और अरबों तारे मिलकर गैलेक्सी का निर्माण करते हैं, जो कि एक दूसरे से ग्रेविटेशनली बड़े अच्छी तरीके से बंधे होते हैं। लेकिन अगर हम बहुत बड़े स्केल की बात करें, तो वहाँ पर ग्रेविटी की बाउंडेशन उतनी नहीं रहती। यहाँ से जो लाइट चलकर हम तक पहुँचती है, वो काफी ज्यादा समय लेती है, और इसी बीच एक्सपेंशन ऑफ स्पेस भी अपना काम कर देता है। जो लाइट हम तक पहुंचती है, उस पर भी एक्सपेंशन ऑफ स्पेस का असर देखने को मिलता है, यानी स्पेस के साथ लाइट की वेवलेंथ भी स्ट्रेच हो जाती है, और जितना ज्यादा समय वो लाइट हम तक पहुंचने में लेती है, उतने ही समय में वो गैलेक्सी हमसे और भी ज्यादा दूर हो जाती है, क्योंकि वो गैलेक्सी हमसे ग्रेविटेशनली बाउंड नहीं है। इसे हम कॉस्मिक रेड शिफ्ट कहते हैं। अगर लाइट कहीं से एमिट हो रही है, तो उसके पास एक पर्टिकुलर एनर्जी और पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो लाइट हमें मिले तो वो उसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के साथ हो। और ये संभव होता भी अगर यूनिवर्स एक्सपैंड ना कर रहा होता, लेकिन असल में ऐसा कभी नहीं होता। जो गैलेक्सी जितनी ज्यादा दूर होती है, उससे आने वाली लाइट हमें उतनी ही ज्यादा रेड शिफ्टेड दिखाई देती है। अब ये तो हम जान गए कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और होता रहेगा, लेकिन इस इंफॉर्मेशन से हम ये पता कर सकते हैं कि यूनिवर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे इवॉल्व हुआ है, और आखिर ये यूनिवर्स बना किस चीज का हुआ है। वैज्ञानिकों ने यूनिवर्स के दूर दराज इलाकों से आने वाली लाइट को स्टडी किया, उनके डिस्टेंस, रेड शिफ्ट, उनके असली साइज और एपरेंट साइज, उनकी असली ब्राइटनेस और एपरेंट ब्राइटनेस के आधार पर यूनिवर्स की पूरी एक्सपेंशन हिस्ट्री को रिक्रिएट किया गया, और ये भी पता लगाया गया कि कौन सी एनर्जी और मैटर इस यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं। 68% डार्क एनर्जी, 27% डार्क मैटर
4.9% नॉर्मल मैटर, 0.1% न्यूट्रिनोज और एंटी न्यूट्रिनोज और करीब 0.008% फोटॉन से मिलकर ये पूरा यूनिवर्स बना है। और जब हमें इतने प्रिसाइजली इस यूनिवर्स के कंपोनेंट्स पता चले तो उन पर लॉ ऑफ ग्रेविटी को अप्लाई किया गया और आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने इस यूनिवर्स के एक काले अध्याय को हमारे सामने लाकर रख दिया। सबसे पहले डार्क एनर्जी डोमिनेटिंग यूनिवर्स पर ये लॉज अप्लाई किए गए और जो रिजल्ट हमें मिले वो चौंकाने वाले थे। सबसे पहले जो गैलेक्सीज हमसे ग्रेविटेशनली बाउंड नहीं है वो एक एक करके अंत में डिसअपियर हो जाएंगी। वो तेज और तेज हमसे दूर जाती रहेंगी। उनके बीच का स्पेस भी तेज और तेज एक्सपेंड होता रहेगा और ये चीज हमें एक ऐसे कंक्लूजन पर ले गई जो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। इसका मतलब ये है कि एक समय ऐसा आएगा कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जाकर स्पेस की एक्सपेंशन की वजह से एक फोटॉन जो हमारी गैलेक्सी से निकला दूसरी गैलेक्सी की ओर या फिर उस गैलेक्सी से हमारी गैलेक्सी की ओर आ रहा होगा, वो ना कभी हम तक पहुंच पाएगा और ना उन तक। वो इस अनंत ब्रह्मांड के एक्सपेंड होते स्पेस के फैब्रिक में बस भागता रहेगा, लेकिन कभी कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि स्पेस उस फोटॉन की गति से कहीं ज्यादा तेज स्पीड से एक्सपेंड हो रहा होगा। ऐसा मानो कि वो एक ट्रेडमिल पर भाग रहा होगा, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएगा। अगर ये चीज एक फोटॉन को इस तरह से फंसा सकती है तो हम इंसान तो अभी लाइट की स्पीड के 10% पर भी नहीं है। लेकिन आप एक बार सोच कर देखिए कि अगर हम किसी इंटरगैलेक्टिक जर्नी पर निकले और ऐसे ही किसी एक्सपेंडिंग स्पेस के मायाजाल में फंस गए तो हम अनंत काल तक वहीं पर भटकते रह जाएंगे। ना तो हम सामने वाली गैलेक्सी तक कभी पहुंच पाएंगे और ना कभी वापस अपने घर आ पाएंगे। ये वाकई किसी डरावने सपने से कम नहीं है। ये स्पेस भी उस समय आपको किसी ब्लैक होल से कम नहीं लगेगा। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि आप यहाँ पर स्ट्रगल कर पाओगे, आपको जिंदा रहने का समय मिलेगा, लेकिन यहाँ से कभी निकल नहीं पाओगे। अगर हम अभी की बात करें तो हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का रेडियस करीब 46 बिलियन लाइट ईयर्स है और वो मैजिकल डिस्टेंस यानी कि रीचेबल लिमिट महज 18 बिलियन लाइट ईयर्स ही है। ये सुनकर आपको जरूर बहुत बड़ा झटका लगेगा कि ऑलरेडी 94% ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमारी पहुंच से बाहर हो चुका है। सिर्फ 6% ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है जिसके किनारे पर अगर कोई गैलेक्सी है तो उसे हम अगर आज एक्सप्लोर करने निकलें तो वहां पर पहुंच सकते हैं, और वो भी हमें स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करना होगा, नहीं तो वो भी इस यूनिवर्स से ऐसे ही गायब हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हर सेकंड करीब 20 से 60 हजार तारे हमारी पहुंच से दूर जाते जा रहे हैं। इस सेकंड जो लाइट उस तारे से निकली होगी वो हम तक एक न एक दिन पहुंच ही जाएगी, लेकिन उसके अगले सेकंड जो लाइट उस तारे से निकली होगी जो उस किनारे पर है वो हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। ये चीज हमें डरावनी भी लगती है, ये क्रीपी है, डिस्टर्बिंग है, एक अलग ही तरह के ख्यालात मन में आने लगते हैं। लेकिन इस चीज को हम पॉजिटिव वे में भी सोच सकते हैं कि यूनिवर्स हमें ये कहना चाहता है कि लाइफ का हर एक सेकंड बहुत 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 कीमती है। अगर हमें इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल करना है, अगर हमें अपने लोकल ग्रुप से बाहर जाना है तो हमारे पास समय बहुत कम है। हर एक सेकंड 60 हजार तारे हमारी पहुंच से गायब हो रहे हैं जहां शायद हम जा सकते हैं। हम जितनी भी देर करेंगे उतनी ही अपॉर्चुनिटीज हम मिस कर देंगे। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में करीब 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं और उसमें से भी 94% हमारी पहुंच से पहले ही दूर जा चुकी हैं। बची 6% उसमें से भी ये नंबर लगातार कम होता जा रहा है। इस चीज को देखने का एक और पर्सपेक्टिव ये है कि हमारा यूनिवर्स चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इसका एक छोटा सा भाग ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही हमारे पास है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इसके भी 6% भाग तक हम जा सकते हैं। तो ऐसे यूनिवर्स का क्या ही फायदा जहां हम जा नहीं सकते। इससे हमारे मन में काफी सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये बंदिशें खुद यूनिवर्स लगा रहा है या इसके पीछे कोई और है जो हमें इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने से रोक रहा है। और अगर जल्द ही हमने इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल को डेवलप ना किया अपने लोकल ग्रुप से बाहर निकलने के लिए, तो पूरी मानव सभ्यता सिर्फ अपने लोकल ग्रुप तक ही सिमट कर रह जाएगी। पूरा यूनिवर्स उसके हाथ से किसी रेत की तरह फिसल जाएगा। बाकी सारी गैलेक्सीज धीरे धीरे आंखों से ओझल होती जाएंगी।
बिना तारों का आसमान एकदम स्याह, डरावना और अजीब लगेगा। मन में सवाल कई आते हैं। कभी लगता है कि ये स्पीड ऑफ लाइट लिमिट आखिर क्यों है? क्या हम कुछ नहीं कर सकते? क्या हम ऐसे ही ट्रैप होते रहेंगे? हाँ, बेशक ये सवाल हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि ये अरबों सालों की एक लंबी प्रक्रिया है। हम ऐसा कुछ भी नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये सवाल ही तो हैं जो आज हमारे विज्ञान को यहाँ तक लेकर आए हैं। आपके सवाल क्या हैं इस यूनिवर्स को लेकर, और क्या इस यूनिवर्स के इस अकेलेपन को होने से हम रोक सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आशा है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।